ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। कांग्रेस पर फिर भारी पड़ी भाजपा। ये आप देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए ना, झारखंड में चुनाव हुए, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगियों को भारी बहुमत मिला है। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। और आप देखते हैं कि झारखंड में 81 सीटें हैं। वहां कांग्रेस और जेएमएम को भारी बहुमत मिला है। तो एक एक राज्य दोनों को मिल गया है। पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए, वही कारण बताए जाएंगे, क्यों हार रही है, क्यों जीत रही है बीजेपी। ये सब राजनीति की बातें हैं। राजनीति में दिलचस्पी है तो ये आर्टिकल जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव नतीजों के संकेत। चुनाव नतीजों के बाद सरदार बाबा उद्धव ठाकरे के सामने अपनी पार्टियों के वजूद को बचाए रखने का संघर्ष होगा। और आपको मालूम है कि अभी कुछ समय पहले ही लोकसभा में चुनाव हुए थे, उसमें आप देखते हैं कि शरद पवार को एक तरफा मिला था वोट, और आप देखते हैं उनके भतीजे को केवल एक सीट मिली थी। और विधानसभा में आप देखते हैं कि उनके भतीजे को भारी बढ़त मिली है। और आप देखेंगे कि उन्हें नीचे आ गए, वो 10 सीटें मिली हैं उन्हें टोटल 288 में से। तो ये सब हो रही हैं बातें। बस आपको चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। आपके राज्यों में जो स्थानीय चुनाव होते हैं, सरपंच, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, इनके लिए हर राज्य में चुनाव आयोग होता है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग देखने को मिलेगा। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अगर लोकसभा का लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और राज्यसभा के लिए 30 साल, विधान परिषद के लिए 30 साल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 साल रखी गई बनने के लिए उम्र। ऊर्जा दृष्टिकोण। अक्सर यह सुना जाता है कि बुरे काम करने वाले अधिक धनी होते हैं, लेकिन इससे उनकी शारीरिक सुविधाएं तो मिल सकती हैं, किंतु उनका मन अशांत रहता है। दूसरी ओर यह भी सुना जाता है कि अच्छे आचरण करने वाले या ईमानदार लोगों के पास धन नहीं होता है, वे वैभवशाली जीवन नहीं जी पाते हैं। और यह सच है, पर हम इस बात को ना भूलें कि इस तरह के लोगों के अंतःकरण में लक्ष्मी बैठी रहती है और उनकी मन की शांति कभी नहीं टूटती है। असल में धर्म, धन, शांति, अशांति, भक्ति, अशाक्ति, वासना, उपासना, राम, काम का संघर्ष हर युग में रहा है। ये सारे संघर्ष द्वंद्व और विचार मन से जुड़े हैं। हमारा दृष्टिकोण इतना बहुमुखी हो गया है कि हम मनुष्य का मूल्यांकन केवल पदार्थ के आधार पर कर सकते हैं और केवल पदार्थ को ही धन या लक्ष्मी मानते हैं। हमें यह दृष्टिकोण बदलना चाहिए। आधा सच बेईमानी होता है और पूरे सच के सिवाय कुछ भी बेहतर नहीं है। एक बार यमराज ने किसी लोभी व्यक्ति से पूछा, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक में? उसने कहा कि जहां 2 पैसे की कमाई अधिक हो वहां जाना चाहता हूं। इस व्यंग्य को सुनकर सबके मन में उस व्यक्ति की मूर्खता के प्रति उपहास का अनुभव होना सहज है, पर उनके स्वयं के जीवन में अर्थ का कितना प्रभाव है उस ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। हम केवल धन की ही कामना ना करें, किंतु गुणों की भी कामना करें। हम केवल बाहरी व्यक्तित्व को सुखी बनाने की ही कामना ना करें, किंतु आंतरिक व्यक्तित्व को भी सुखी, समृद्ध और आनंदमय बनाने का कामना करें। जब ये दोनों बातें होती हैं तो व्यक्ति का जीवन पूरा बनेगा और अन्यथा खंडित रहेगा। बाहर का जीवन अखंड सा लगेगा या भीतर कुछ टूटा टूटा सा होगा। बाहरी संपदा पाकर भी लगेगा कि भीतर खालीपन हो, मन को कभी चैन नहीं होगा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, अच्छी बातें लिखी जाती हैं, पढ़ने में अच्छी लगती हैं लोग इस पर, लेकिन फॉलो कहाँ करते हैं, मानते कहाँ हैं। अब जनादेश का संदेश देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा, झारखंड के चुनाव परिणाम यही बता रहे हैं कि दोनों राज्यों की जनता ने इस संदेश के साथ अस्थायी स्थिति कायम रखने का एक जैसा जनादेश दिया। जो सत्ता में है वह वही है और अधिक मजबूती से बना रहे। देखिए, एक बात मैं और बताऊं, सबसे बड़ी कारण का अगर जीत कही जाए तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है जो फ्री की योजनाएं दी जा रही है ना, तो वही। क्योंकि आप देखते हैं कि अभी एकनाथ शिंदे ने कितनी योजनाओं की घोषणा की, बहुत सारी। आप देखिए, महिलाओं को पैसे देने की बात की। इसी तरह आपने देखा है झारखंड में हेमंत सोरेन ने
कितनी योजनाओं का शिलान्यास किया और एक तरह से सामने लाए, और महिलाओं को वहां भी पैसे देने की बात हुई। तो क्या रहता है कि लोगों को लगता है कि मिल रहा है, वो हो सकता है कि दूसरी सरकार आए ना दे, या फिर दूसरी सरकार पूर्ण बहुमत से ना आए, तो वो सोचते हैं जो सरकार है उसी को देना चाहिए हमें वोट। आप समझ रहे, यही आपने देखा हो मध्य प्रदेश में, यही आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। सुरक्षित यात्रा की चुनौती, ये आर्टिकल पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद रखना, और आप देखते हैं कि जो जितना खर्च कर सकता है वो उतना खर्च कर रहा है, पैसा बांट रहा है, वोट खरीद रहा है। और ये आप लोग भली कहिए कि देश के लिए अच्छा नहीं है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप देखते हैं हर पार्टी एक पे 11 है इस पर। सुरक्षित यात्रा की चुनौती, सड़क सुरक्षा की नियमित निगरानी, नियत अंतराल पर समीक्षा आवश्यक है, क्योंकि यह लाखों लोगों के जीवन से सीधे जुड़ा विषय है। लोग सड़क पर निकलते हैं तो उनके जीवन की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि निडर होकर कहीं भी यात्रा कर सकें, सड़क पर चल सकें। बिहार में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब सड़क दुर्घटना नहीं होती हो और लोगों की जान नहीं जाती हो। बच्चों को लेकर चिंता और बढ़ जाती है। 22 नवंबर को बिहटा में ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी, और जिसमें स्कूल के 3 छात्रों की मौत हो गई, 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। बालू लदे ट्रक सुरक्षित यातायात के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, और जिनके लिए जैसे कोई नियम कानून ही नहीं है। यही हाल ट्रैक्टर आप देखिए चालकों का है, जिसमें कई के पास लाइसेंस तक नहीं होता है, यहाँ तक कि नाबालिग भी धड़ल्ले से गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, जिस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। और 22 नवंबर की रात्रि ही नवादा में पिकअप वैन दुर्घटना में 1.5 माह की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। और इस तरह की दुर्घटनाएं केवल लापरवाही के कारण हो रही हैं, और जहां ना तो यातायात नियमों का अनुपालन किया जाता है और ना ही वाहनों के रखरखाव का कोई ध्यान। ऑटो में आम जन की जो तो छोड़ दें, बच्चों तक तो को ठूस ठूस कर बिठाया जाता है। दुर्घटना के बाद 2-4 दिन तक वाहनों की जांच आदि में कड़ाई की जाती है। पुनः ढाक के 3 पात, हर दिन लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, पर उनका कितना अनुपालन हो रहा है, यह बड़ा प्रश्न है। इस पर गंभीरता से पहल करते हुए आप देखते हैं कि सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए, ताकि वे सुरक्षित रहें। आप देखेंगे कितने लोग नियम कानून मानते हैं और कितना जांच की जाती है, आप खुद जानते होंगे। और जहां भी जांच में पकड़ा जाता है तो ले दे के मामला निपट भी जाता है। यानी कि आप देखिए जो नियम बनाए जा रहे हैं उन्हें ना तो फॉलो किया जा रहा है, और उसमें भी कुछ फॉलो किया जाता है तो गड़बड़ी होती है, तो वहां भ्रष्टाचार हो जाता है। अब कितने लोग आप देखेंगे कि हेलमेट इसलिए लगाते हैं या सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं कि वो उनकी जान बची रहे, वो सुरक्षित रहे, ना के बराबर। बहुत सारे लोग इसलिए लगाते हैं कि कहीं उनका चालान ना कट जाए। आप समझिए इस बात को, और छोड़िए जो कानून के पालन करवाने वाले हैं वही ये काम करते रहते हैं, वो भी नहीं मानते हैं नियम कानून को। सुधार करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। हवा से भी मिलते हैं पोषक तत्व। मनुष्य हवा से भी कुछ पोषक तत्व ग्रहण कर सकता है। सांस के जरिए लिए जाने वाले पोषक तत्व एरो न्यूट्रिएंट्स हवाई पोषक तत्व कहलाते हैं, जबकि आंतों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले तत्वों को गैस्ट्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। एडवांस इन न्यूट्रिएंट्स में प्रकाशित एक नए अध्ययन में विज्ञानियों ने लिखा कि सांस के जरिए हमारे आहार में जिंक, मैग्नीज और आयोडीन जैसे जरूरी पोषक तत्वों को शामिल किया जा सकता है। हम प्रतिदिन लगभग आप देखिए 9000 लीटर हवा अंदर लेते हैं। जीवन भर में आप देखते हैं कि 43.8 करोड़ लीटर हवा हमारे शरीर में पहुंचती है। खाने के फिर भी सांस लेना कभी बंद नहीं होता है। और अभी तक आप देखिए वायु के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में अधिकांश शोध प्रदूषण पर केंद्रित रहे। हजारों सालों से विभिन्न संस्कृतियों ने प्रकृति और ताजी हवा को स्वास्थ्यवर्धक माना है। ऑक्सीजन तकनीकी रूप से एक पोषक तत्व है। सभी जानते हैं कि यह रासायनिक पदार्थ शरीर के बुनियादी कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और हवाई पोषक तत्व मुख्य रूप से नाक, फेफड़े और गले के पीछे छोटी रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से अवशोषित होकर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। फेफड़े आंत की तुलना में कहीं अधिक बड़े अणुओं को अवशोषित कर सकते हैं। ये अणु आप देखिए 260 गुना बड़े होते हैं। ये अणु अब रक्त प्रवाह और मस्तिष्क में अवशोषित होते हैं। सांस के जरिए ली जाने वाली दवाएं जैसी कोकेन, निकोटीन, एस्थेटिक दवाएं कुछ ही सेकंड में शरीर में प्रवेश कर पाती हैं। बेमुहे से आप देखिए ली जाने वाली दवाओं की तुलना में बहुत कम सांद्रता पर प्रभावी होती हैं। इसकी तुलना में आंत एंजाइम और एसिड के साथ आप देखिए पदार्थों को उनके सबसे छोटे भागों में विभक्त कर देती है। आंत स्टार्च, शर्करा और अमीनो एसिड को ग्रहण करने में बहुत अच्छी है, लेकिन यह कुछ खास प्रकार की दवाओं को लेने में इतनी अच्छी नहीं है। सांस के जरिए महत्वपूर्ण तत्वों के शरीर में प्रवेश का विचार नया नहीं है। 70 साल पहले प्रकाशित शोध से पता चला था कि स्प्रे के रूप में विटामिन B12 का प्रयोग इस विटामिन की कमी का इलाज कर सकता है। यह उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनमें आप देखते हैं कि B12 की कमी की दर अधिक है।
और इनमें शाकाहार, वृद्ध लोग, डायबिटीज से पीड़ित लोग और अत्यधिक शराब का सेवन करने वाले लोग शामिल हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मैग्नीज और जिंक नाम में गंध को महसूस करने वाली स्नायु कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश कर सकते हैं। मैग्नीज एक आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन इसका बहुत अधिक सेवन मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छी बात है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दिया करिएगा आप लोग। चलिए, ये टिप्पणियां रहती है, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। एक तो आज है संडे, तो कम काम के आर्टिकल रहते हैं। नेहरू व मोदी के साहित्य पर चर्चा। हिंदू साहित्य में नेहरू युग या फिर उनके विचारों को के प्रभाव की बहुत चर्चा हुई है। इंदिरा युग की भी काफी चर्चा हुई है। आपातकाल को लेकर कुछ लेखकों ने इंदिरा गांधी के शासनकाल को परखने का प्रयास किया, परंतु अधिकांश वामपंथी लेखकों ने उनके आपातकाल लगाने के निर्णय को लेकर बहुत तीखी आलोचना नहीं की। स्वाधीनता के समय जिस प्रकार देश विभाजन हुआ, उसे हिंदी के अधिकांश साहित्यकारों ने लेखन का विषय ही नहीं बनाया। कुछ को छोड़ दिया तो जाए तो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हिंदी के लेखकों ने इस पर चर्चा नहीं की है। और देखिए, जो आर्टिकल लेकर आओ एक बार उसके बारे में जरूर जानकारी इकट्ठी कर लिया करिए, वो किस विचारधारा का है, उसका क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि हमारे महापुरुषों को आपस में ही लड़ा दिया जा रहा है। ऐसे दिखाया जाता है जैसे नेहरू और गांधी जी एक दूसरे के दुश्मन रहे हों, सरदार पटेल और नेहरू जी, गांधी जी एक दूसरे के दुश्मन रहे हों, भीमराव अम्बेडकर साहब एक दूसरे के दुश्मन रहे हों। आप देखिए, हो सकता है कि उनके मतभेद थे, मनभेद नहीं थे किसी मुद्दे पर। सभी का उद्देश्य था देश को आजादी दिलाना, देश को आजाद करवाना। अलग अलग रास्ते से हो सकता है कि आजादी मिले। आप देखिए, बहुत सारे गर्म दल के नेता थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि हम जबरदस्ती छीन लेंगे, उनका भी योगदान है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का भी योगदान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू, सबका योगदान है। जो लिख रहे थे उस समय, बोल रहे थे, कुछ बोल पा रहे थे, उन सबका योगदान देश में है। इसमें कोई दो राय, किसी के योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं। यही ईमानदारी होती है। अब आप देखिए, आप अगर आपसे कहें कि किसी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया है, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बेवकूफ़ी की बातें होती हैं। हर प्रधानमंत्री हो, हर मुख्यमंत्री हो, वो कुछ ना कुछ काम करता है, उसे आगे दूसरा आता है तो उसे आगे बढ़ाता है। ये बातें हकीकत हैं। ठीक है, वही हाल है कि हमारे माँ बाप ने कुछ किया होगा, उनके दादा दादी ने कुछ किया होगा, उन्होंने उनके माँ बाप ने कुछ किया होगा, हम लोग आगे कुछ बढ़ा रहे हैं, यही चलता रहता है। चलिए, आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, आप लोग ईमानदारी से तैयारी करिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, धन्यवाद।